नमस्कार दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर महेश कुलेरी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके सामने ये जो थंबनेल दिख रही है बहुत ही शानदार है। स्वामी विवेकानंद द्वारा उद्घोष, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। दोस्तों, कहने का अर्थ ये है जितनी ज्यादा आप लोग मेहनत करोगे, सफलता का जो मंत्र है उसी से प्राप्त होता है। यानी मेहनत की कोई भी जो है वो कड़ी नहीं होती। जो लोग जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं सफलता उतनी ही बढ़िया मिलती है। तो दोस्तों, इसी आगाज के साथ हम अपने जो प्रश्नोत्तरी है वो प्रारंभ करते हैं। और आपके सामने जो सबसे पहला प्रश्न आ रहा है वो ये है दोस्तों कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन है। दोस्तों, नवीनतम तथ्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है और आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है। आप सबको पता है इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 IFSR रिपोर्ट जो है वो 16वीं रिपोर्ट है। इस 16वीं रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो है वो वनों में क्या दर्ज की गई, वर्दी दर्ज की गई। यानी पिछले कुछ वन रिपोर्ट जो आई है उनमें लगातार जो है वो भारत जो है वो वन वर्दी दर्ज कर रहा है। और नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 24.62% भूमि पर क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज अपने को याद रखनी है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन की जब भी बात करते हैं तो पहले नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। यानी भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल जो है वो किस में है, मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल रखने वाले जो राज्य है, मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। जबकि प्रतिशत की बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत रखने वाले राज्य कौन से हैं, तो पहले नंबर पर आता है मिजोरम और दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, एक चीज और याद रखनी है कि अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रफल व प्रतिशत दोनों ही दृष्टि से दूसरे नंबर पर आता है। दूसरी जो दोस्तों अपने को याद रखनी है वो याद रखनी है कि 2019, इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी, 2019 के मुकाबले 2021 में सर्वाधिक जो वन वर्दी है वो किसमें दर्ज की गई। तो दोस्तों, पहला जो राज्य आता है वो आता है आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश जो है उसने 2019 के मुकाबले 2021 में सर्वाधिक वन वर्दी दर्ज की। और दूसरे नंबर पर आता है तेलंगाना। यानी भारत में सर्वाधिक वन वर्दी जो दर्ज की गई है वो तो आंध्र प्रदेश में, दूसरे नंबर पर तेलंगाना है। क्षेत्रफल की बात करें मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश। बात करते हैं प्रतिशत की तो मिजोरम और दूसरा जो है अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा जो ऑप्शन होगा कि 2021 में भारत के कुल वन क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत भाग पर वन है, तो हम कहते हैं 24.62%। और दूसरी जो बात हम याद रखेंगे दोस्तों कि भारत में सबसे कम जो वन है वो कहाँ पे है, क्षेत्रफल की दृष्टि से और प्रतिशत दृष्टि, दोनों ही दृष्टि से जो है वो पहले नंबर पर हरियाणा है। कम की बात करेंगे तो पहले नंबर पर हरियाणा है और दूसरे नंबर पर है पंजाब। और आप सबको पता है कि 2021 में 80 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर क्या पाए जाते हैं, भारत में वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, जहां तक कोशिश है कि इन्हीं तथ्यों से आपको जो प्रश्न वो देखने को मिलेंगे। दूसरा प्रश्न हम पढ़ने जा रहे हैं, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। यानी दोस्तों 2021 में जो नए डाटा आए हैं, एयर पोल्यूशन इंडेक्स जो है उसके तहत विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है। आपके सामने पहला ऑप्शन है नोएडा। नोएडा कहाँ पे, यूपी में। दूसरा है कासगढ़ चीन में है। तीसरा जो है बुलंदशहर, ये भी भारत के यूपी में। और मुरादाबाद, ये भी कहां पे, यूपी में। यानी कहने का अर्थ है आपके सामने ऑप्शन में जो 4 तथ्य दे रखे हैं उनमें 3 यूपी के हैं और एक कहां का है, चीन का है। विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की बात करते हैं तो पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है नोएडा। यानी विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित जो शहर है वो कौन सा है, भारत का उत्तर प्रदेश का नोएडा है। दोस्तों, बात यह है कि विश्व में सबसे प्रदूषित शहर नोएडा उत्तर प्रदेश है। दूसरा जो है वो कासगढ़ कहाँ का, चीन का प्रदूषित शहर है। तीसरा जो है वो बुलंदशहर है और चौथा जो है वो मुरादाबाद है। यानी विश्व के सर्वाधिक 4 प्रदूषित जो शहर है वो उनमें से 3 जो है वो भारत के हैं, एक कहाँ का है, चीन का है। और हम बात करते हैं कि भारत जो है
विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहर में 50 में से 43 जो है वो भारत के हैं। यानी कहने का अर्थ ये है दोस्तों, विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में भारत के कौन से हैं? हम कहते हैं भारत का नोएडा है, भारत का बुलंदशहर है, भारत का मुरादाबाद। टॉप 50 में से 43 जो शहर है वो कहाँ के हैं? भारत के हैं, क्योंकि यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ही खराब है। हम कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खराब है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि ये जो भौगोलिक प्रदेश है यहाँ पे नमी की मात्रा ज्यादा है, और नमी की मात्रा ज्यादा होने के कारण जो आसपास के वायुमंडल के अंदर जो प्रदूषित एरोसोल्स है वो नमी के कारण धरातल पर आ जाते हैं। यानी कहने का अर्थ नमी के कारण ऊपरी वायुमंडल के जो भी एरो पार्ट्स हैं वो धरातल के नीचे आ जाते। एक तो कहानी। दूसरा, आप सबको पता है कि इस भौगोलिक प्रदेश में जो है वो परिवहन के जो साधन बहुत ज्यादा है, और उससे जो प्रदूषण होता है उसके कारण ये जो क्षेत्र है ये सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्रों में क्या किया जाता है? गिना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, तीसरा जो प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक एक्यूआई किस देश में है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। यानी एक्यूआई का अर्थ क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। और विश्व में सर्वाधिक एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो किस देश में है? पहला ऑप्शन बांग्लादेश, दूसरा चाड है, तीसरा पाकिस्तान और चौथा है भारत। तो दोस्तों अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, अभी हमने बात की थी कि विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित जो शहर है वो नोएडा है, प्रदूषित जो नगर है वो नोएडा है। लेकिन देश की बात जब भी होगी तो विश्व में सर्वाधिक एक्यूआई जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो किस देश में है? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 173 है। जबकि चाड जो है अफ्रीका महाद्वीप का देश है, और चाड जो है वो विश्व का दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर क्या किया जाता है? माना जाता है, और यानी सर्वाधिक प्रदूषित देश माना जाता है। और यहाँ का जो एक्यूआई है वो लगभग 147 है, 147 है। यानी विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर पहले नंबर पर बांग्लादेश है, दूसरे नंबर पर चाड है, और तीसरे नंबर पर जो है वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान का जो एक्यूआई है वो 131 है। जबकि भारत का जो एक्यूआई है दोस्तों वो 88 है, भारत का 88 है। और भारत जो है वो विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित जो शहर है उसमें 9वें स्थान पर आता है। यानी भारत जो है 9वें स्थान पर आता है। दोस्तों विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में पहले नंबर पर बांग्लादेश है, 173 एक्यूआई है। दूसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप का चाड देश है, 147 है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है, 131 है। और चौथे नंबर पर जो है वो है तजाकिस्तान। कौन सा है? तजाकिस्तान। और ये जो है विश्व के 4 सर्वाधिक प्रदूषित है, और भारत का जो स्थान है वो 9वां स्थान है माना जाता है। भारत का जो है वो 9वां स्थान है। तो ये हो गए प्रश्न नंबर 3। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायु शक्ति 2022 युद्ध अभ्यास जो है वो कहाँ हो रहा है। तो दोस्तों हम बात करते हैं ये जो वायु शक्ति युद्ध अभ्यास है ये अब तक का वायुसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास माना जाता है। और वायु शक्ति युद्ध अभ्यास जो है वो राजस्थान में आयोजित हो रहा है। और राजस्थान में कहाँ पे दोस्तों? देखो पोखरण भी जैसलमेर में, जोधपुर लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे जो सही होगा वो चांदन जैसलमेर होगा। दोस्तों एक याद रखना है कि अभी दक्षिण शक्ति युद्ध अभ्यास हो रहा है। ये भी कहां पे हो रहा है? जैसलमेर राजस्थान में हो रहा है। और इस दक्षिणी शक्ति युद्ध अभ्यास में लगभग तीनों सेनाएं जो हैं उसके 30,000 जो सैनिक है वो राजस्थान के धोरों में आकर जुट चुके हैं। यानी ये भी दक्षिणी शक्ति जो है वो तीनों सेनाएं थल, वायु और जल सेनाएं यहाँ पे हो रही है। जबकि वायु शक्ति जो है वो केवल और केवल वायुसेना द्वारा, और उसमें इस जो युद्ध अभ्यास है इसमें अब तक के जितने भी वायुसेना के पास जो नवीनतम युद्धपोत है, नवीनतम हवाई जहाज जैसे रफाल है, उन सबको क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न पर एस सोमनाथ को किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों एस सोमनाथ जो है वो भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो
संस्था है उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। और आप सबको पता है कि एस सोमनाथ जो है इन्होंने के सिवन का स्थान लिया है। और के सिवन जो है वो किससे संबंधित है? के सिवन जो थे वो इसरो के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? इसरो के। तो हम कहते हैं कि एस सोमनाथ के सिवन के स्थान पर भारतीय इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो नियुक्त हुए। दोस्तों सबसे पहला जो प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे कि इसरो की जो स्थापना है वो कब की गई। तो इसरो की जो स्थापना दोस्तों वो 15 अगस्त 1969 1969 को की गई। और इसरो की जो स्थापना है वो विक्रम साराभाई द्वारा की गई। विक्रम साराभाई द्वारा की गई। और दोस्तों इसरो का जो कार्यालय है वो कहां पे है? तो हम बोलते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो कहां पे? श्रीहरिकोटा। कहां पे? श्रीहरिकोटा में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है। और ये कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों हमने क्या बात की कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में किसने की थी? विक्रम साराभाई ने। इसका जो केंद्र है या कहां पे की गई है? तो हम कहते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में की गई। दोस्तों सतीश धवन भारतीय जो अंतरिक्ष एजेंसी इसरो इसके सर्वाधिक लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे। तो उन्हीं के नाम पर इसका जो नाम है वो रखा गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। दूसरी जो बात याद रखनी है दोस्तों, विक्रम साराभाई ने जो इसरो की स्थापना की थी और इसरो जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी वर्तमान समय में विश्व का सबसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के रूप में क्या किया जाता है? जाना जाता है। दूसरी बात हम करते हैं दोस्तों वो ये कर रहे हैं कि जो एस सोमनाथ है इनका इसरो के अंदर क्या योगदान रहा है। तो आप सबको पता है कि इसरो द्वारा जीएसएलवी मार्क एम के थर्ड जो है इसका लॉन्चिंग पैड का निर्माण जो है उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा? एस सोमनाथ का रहा। और आप सबको पता है कि इसरो के अध्यक्ष बनने से पहले ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के क्या रहे हैं? निर्देशक रहे। यानी कहने का अर्थ इसरो के अध्यक्ष बनने से पहले विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है उसके निर्देशक के रूप में एस सोमनाथ ने क्या किया है? कार्य किया। तो दोस्तों अपने को इतनी बात क्या करनी है? याद रखनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है। दोस्तों लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है? सबसे पहली बात कि ये है कहां से और इनको कौन से खेल से संबंधित माना। देखो लवलीना बोरगोहेन जो है इसे असम सरकार ने अभी डीएसपी के पद पर क्या किया? पदोन्नत किया। दूसरी कि इन्होंने 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो क्या किया? प्राप्त किया। कहने का अर्थ ये दोस्तों लवलीना बोरगोहेन जो है वो 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो क्या किया? प्राप्त किया। और ये किससे संबंधित है? ये बॉक्सिंग से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से। अब इन्हें बॉक्सिंग का जो है टोक्यो ओलंपिक हुआ था और इस टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्या किया था? कांस्य पदक जो है वो क्या किया था? प्राप्त किया था। यानी कहने का है कि 43वें जो ओलंपिक खेल थे जो टोक्यो में आयोजित हुए थे उस खेल में इन्होंने बॉक्सिंग के अंदर जो है वो रजत ये कांस्य पदक जो है वो क्या किया था? प्राप्त किया था। और इसीलिए इसे 2021 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था वो क्या किया? प्राप्त किया। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इरिगेशन एंड ड्रेजन द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन कैटेगरी में किसे चुना गया? देखो दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन कैटेगरी में किसे चुना गया?
दोस्तों ICID इंटरनेशनल एंड्रेजन द्वारा 2021 में किसे शामिल किया गया? तो दोस्तों अगर इरिगेशन की बात करेंगे, सिंचाई की बात करते हैं, तो सुकवा ढुकवा जो बांध है इसे क्या किया गया? शामिल किया गया। दोस्तों सुकवा ढुकवा जो बांध है वो कहाँ पे है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुकवा ढुकवा जो बांध है वो है कहाँ पे? तो हम कहते हैं झांसी यूपी में है। कहाँ पे? झांसी यूपी में। झांसी उत्तर प्रदेश में है। और इस बांध की विशेषता यह है कि इसका जब से निर्माण हुआ है और निर्माण से लेकर आज तक ये अपनी वैसी की वैसी ही स्थिति में क्या क्या है? पाया जाता है। दूसरी बात कौन सी नदी पे है? तो हम बात करते हैं ये जो है ये बेतवा नदी के ऊपर है। बेतवा नदी के ऊपर उत्तर प्रदेश में है। और आप सबको पता है कि बेतवा नदी जो है उस पर माता टिल्ला जो है वो परियोजना क्या है? संचालित हो रही है। दोस्तों माता टिल्ला परियोजना उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है। दूसरा धोलावीरा है, ये कहाँ पे है? तो धोलावीरा दोस्तों गुजरात में है। और धोलावीरा जो गुजरात में है दोस्तों, ये भारत का 40वां यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया स्थान माना जाता है। और आप सबको पता है धोलावीरा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थानों में क्या किया जाता है? गिना जाता है। हम बात करते हैं जयपुर परकोटा। तो जयपुर परकोटा जो है वो राजस्थान का नवीनतम जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल क्या माना जाता है? स्थान माना जाता है। देखो जयपुर परकोटे से पहले हवा महल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया? शामिल किया गया। दूसरा हम बात करते हैं दुर्गा पूजा, ये अमूर्त श्रेणी में वेस्ट बंगाल, दुर्गा पूजा कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की। और हम बात करते हैं अमूर्त श्रेणी में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया? शामिल किया गया। दोस्तों हम कहते हैं इरिगेशन में सुकवा ढुकवा बांध, नवीनतम धोलावीरा सभ्यता को, राजस्थान की नवीनतम जो सभ्यता है जयपुर परकोटे को, और दुर्गा पूजा को अमूर्त श्रेणी में क्या किया गया? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। अब हम बात करते हैं स्टेच्यू ऑफ वननेस कहाँ स्थापित की जा रही है? दोस्तों स्टेच्यू ऑफ वननेस पहले तो हमें पता होना चाहिए है क्या। और स्टेच्यू ऑफ वननेस जो है ये शंकराचार्य की एक प्रतिमा है। जिस प्रकार से स्टेच्यू ऑफ वननेस शंकराचार्य की प्रतिमा है और उसी प्रकार से ये देखो दोस्तों स्टेच्यू ऑफ वननेस है ये शंकराचार्य की प्रतिमा है। और भारत में वर्तमान समय में ये जो प्रतिमाएं हैं ये महत्वपूर्ण रूप से लगाई जा रही है। जैसे हम बात करते हैं नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में एक प्रतिमा स्थापित की गई जिसे बोलते हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। क्या बोलते हैं? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है दोस्तों उसकी जो ऊंचाई है वो 182 मीटर है। कितने मीटर है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ये तो नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में। उसी को आधार लेकर स्टेच्यू ऑफ वननेस जो है वो मध्य प्रदेश में कहां पे? मध्य प्रदेश में जो है वो क्या की जा रही है? स्थापित की जा रही है। और शंकराचार्य दोस्तों वो अद्वैतवाद के किसके? अद्वैतवाद के प्रमुख प्रणेता माने जाते हैं। और लगभग 108 फीट ऊंची जो है इसकी क्या होगी? प्रतिमा होगी। यानी कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि शंकराचार्य जो है इन शंकराचार्य के एक स्टेच्यू बनाई जा रही है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहां कर? ओमकारेश्वर जो स्थान है वहां पे इनकी प्रतिमा बना रही है। और ओमकारेश्वर बांध है, नर्मदा नदी के ऊपर ओमकारेश्वर बांध है जो कि जल सत्याग्रह के लिए क्या रहा था? प्रसिद्ध रहा था। तो वहीं पे नर्मदा नदी के किनारे ही मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर नामक स्थान पर स्टेच्यू ऑफ वननेस प्रतिमा स्थापित की जा रही है। और ये लगभग 108 फीट है। किससे प्रभावित है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे उनकी क्या है? प्रतिमा मानी जाती है। दोस्तों नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2021 अवार्ड किसे दिया गया? तो दोस्तों ऑप्शन में पहला जो है वो एजाज पटेल है। वो कहां से? न्यूजीलैंड से। मयंक अग्रवाल ये भारत के ओपनर है, जबकि न्यूजीलैंड के जो एजाज पटेल है ये बॉलर है। और ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर है वो मिशेल स्ट्रोक है।
और कोहली जो है वो भारत के टेस्ट कप्तान थे जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया। यानी भारत में जो बल्लेबाजी क्रम में रीढ़ की हड्डी जिसे माना जाता है, कोहली जो टेस्ट कप्तान थे उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। तो 2021 दिसंबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा एजाज पटेल। इन्हें क्यों दिया गया? वानखेड़े स्टेडियम में जो दूसरा टेस्ट मैच आयोजित हो रहा था, उस टेस्ट मैच में भारत की 10 की 10 जो विकेट है वो इन्होंने क्या की थी, ली थी। और इस कारण से इन्हें दिसंबर 2021 का अवार्ड दिया गया। दोस्तों आज तक का ऐसा कारनामा 2 ही व्यक्तियों ने पहले किया था। एक व्यक्ति थे जिम लेकर और दूसरे जो व्यक्ति थे वो थे अनिल कुंबले। जिन्होंने एक ही पारी के अंदर 10 की 10 जो विकेट हैं वो लिए। और अब कितने हो गए? 3 हो गए। जिम लेकर पहले, दूसरे अनिल कुंबले और तीसरे एजाज पटेल। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में देश के कौन से जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों नीति आयोग की जो डेल्टा रैंकिंग है इसमें देश के कौन से राज्य ने, यानी देश के 111 जो जिले थे, इन जिलों को रैंकिंग प्रदान की गई थी। और इन रैंकिंग में धौलपुर जो जिला राजस्थान का, उसने पहला स्थान क्या किया? प्राप्त किया। दोस्तों धौलपुर ने वित्तीय समावेश तथा कौशल विकास के लिए वित्तीय समावेश तथा कौशल विकास की श्रेणी में देश में पहला स्थान प्राप्त किया। और ओवरऑल जो है इन्होंने, धौलपुर ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तीसरा स्थान प्राप्त किया। यानी कहने का अर्थ है नीति आयोग की जो डेल्टा रैंकिंग थी, जो वित्तीय समावेश तथा कौशल विकास से संबंधित थी, उसमें धौलपुर जिले ने पूरे देश के 111 राज्यों में 111 जिलों में पहला स्थान, जबकि ओवरऑल जो है वो कौन सा स्थान प्राप्त किया? तीसरा स्थान क्या किया? प्राप्त किया। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों, दरवाजा गैस क्रेटर किस देश में स्थित है? दोस्तों सबसे पहले क्रेटर क्या है ये पता होना चाहिए। क्रेटर दोस्तों जब ज्वालामुखी के मुख से मैग्मा लावा के रूप में बाहर निकलता है तो ऊपर वाला जो मुख है इसे क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। अगर क्रेटर का रूप छोटा है तो मार, और इसका बड़ा रूप है तो हम बोलते हैं कालडेरा। तो किस देश में? तो हम कहते हैं तुर्कमेनिस्तान में। किस देश में? तुर्कमेनिस्तान में। दोस्तों इसकी एक विशेषता है कि तुर्कमेनिस्तान में 1971 में जब गैस का दोहन किया जा रहा था तो उस समय वहां पे जो खड्डा निर्मित हुआ था उससे गैस निकलने लगी थी और वो गैस वहां के शहरों तक नहीं पहुंचे, इसलिए उस समय तुर्कमेनिस्तान सरकार ने उसमें क्या लगा दी? आग लगा दी। और 1971 से लेकर वर्तमान समय तक वो जो आग है वो जलती जा रही है। और इसलिए ये दरवाजा गैस क्रेटर जो है वो अब तुर्कमेनिस्तान सरकार ने इसे बंद करने का क्या किया? निर्णय लिया। और इसीलिए इस दरवाजा गैस क्रेटर को एक संज्ञा दी जाती है, इसे कहा जाता है नरक का दरवाजा। क्या नाम दी जाती है? नरक का दरवाजे की संज्ञा इसे दी जाती है। कौन से देश में? तुर्कमेनिस्तान में। ड्रिलिंग कब की जा रही थी गैस की? 1971 में की जा रही थी। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है? दोस्तों राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट जो है वो कहां पे स्थापित किया जा रहा है? तो सबसे पहले दोस्तों हमें याद रखना है कि अल्ट्रा पावर प्लांट है क्या, अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट है क्या। तो दोस्तों अगर मैं कहूं ये राज्य का पहला है, अगर एक यूनिट बिजली बनाने में 450 ग्राम कोयले की आवश्यकता होती है या 450 ग्राम कोयले से 1 यूनिट बिजली बनती है तो उसे क्या कहा जाता है? अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट कहा जाता है। और राज्य में अब तक 450 ग्राम से कम कोयले पर बिजली बनाने वाला कोई भी संयंत्र नहीं था। राज्य में सर्वाधिक जो संयंत्र है वो सब क्रिटिकल प्लांट है। राज्य में सर्वाधिक जो है वो कौन से? सब क्रिटिकल
प्लांट है, यानी राजस्थान राज्य में सब क्रिटिकल प्लांटों की संख्या क्या है, ज्यादा है। और सब क्रिटिकल प्लांट में एक यूनिट बनाने में हम बात करते हैं 500 ग्राम जो है वो क्या चाहिए, कोयला चाहिए। जबकि दूसरे स्थान पर हम बात करते हैं अल्ट्रा, तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं सुपर क्रिटिकल। सुपर क्रिटिकल है, और सुपर क्रिटिकल यूनिट में एक यूनिट बनाने के लिए 600 ग्राम कोयले की आवश्यकता होती है। यानी कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट बनाने में एक यूनिट के अंदर 450 ग्राम कोयले की आवश्यकता होगी। और अब तक राजस्थान में सब क्रिटिकल जो है वो 500 ग्राम कोयले से क्या बनती है, बिजली बनती है। तो राजस्थान का पहला जो है इस प्रकार का दानपुर बांसवाड़ा में क्या किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। यानी कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि अब जो है जैसे सूरतगढ़ श्रीगंगानगर की 3 यूनिटें बंद होने जा रही है। दूसरा हम बात करते हैं कोटा थर्मल पावर प्लांट की 3 यूनिटें बंद होने जा रही है, और इसलिए नया थर्मल पावर प्लांट बनाने की आवश्यकता है। तो राजस्थान में पहला प्रकार का अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट जो है वो कहां पे स्थापित किया जाएगा, दानपुर बांसवाड़ा में स्थापित किया जाएगा। और क्यों किया जाएगा, इसके साथ दोस्तों 2 कारण हैं। एक तो बांसवाड़ा रेल मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है, जैसे यहाँ पे अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट स्थापित होगा तो ये रेल मार्ग से भी क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो इसलिए ये जो प्रश्न है वो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं अमेरिकी सिक्के पर पहली बार किस अश्वेत महिला की तस्वीर छापी गई है। अमेरिका के इतिहास में दोस्तों ये पहली बार है कि किसी अश्वेत महिला की जो तस्वीर है वो क्या कही गई, छापी गई। आज तक अमेरिका के इतिहास में जो तस्वीर छापी जाती थी वो छापी जाती थी जॉर्ज वाशिंगटन की। 60 साल में जॉर्ज वाशिंगटन की होती थी एक तरफ, और एक तरफ जो होती थी वो चिल की होती थी। लेकिन वर्तमान में इस बार जो है वो एक तरफ तो जॉर्ज वाशिंगटन की होगी और दूसरी तरफ इस महिला की होगी, और सही ऑप्शन होगा माया एंजिलो। कौन सी है, माया एंजिलो जो है, जो मिसौरी प्रांत की है। मिसौरी प्रांत में इनका जन्म हुआ है, और वहां से जन्म होने के बाद में इन्होंने ह्यूमन राइट्स यानी मानव के जो अधिकार है उनसे संबंधित जो है उन्होंने लड़ाई की, और उसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी सरकार ने जो उनका जो सिक्का है 25 येन का जो सिक्का है, इस 25 येन के सिक्के पर इनकी जो तस्वीर है वो क्या की जाएगी, उकेरी जाएगी। यानी हम कहते हैं 25 सेट का जो सिक्का है उस 25 सेट के सिक्के पर एक तरफ जॉर्ज वाशिंगटन की होगी और दूसरी तरफ माया एंजिलो की होगी। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों, 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा क्या माना जाता है, पुरस्कार माना जाता है। और इस पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी। कब हुई थी, 1961 में की गई थी। और इस पुरस्कार की सबसे बड़ी विशेषता है कि 8वीं अनुसूची में शामिल जो 22 भाषाएं हैं, इन 22 भाषाओं पर यह पुरस्कार क्या किया जाता है, दिया जाता है। अभी 2021 में जो पुरस्कार दिया गया है उसकी विशेषता कि 2020 का पुरस्कार और 2021 दोनों का जो पुरस्कार है वो एक साथ दिया गया। तो इनमें कौन सा, देखो दामोदर माऊजी कोंकणी भाषा से, दूसरा नीलमणि फूकन असमिया भाषा से, तीसरा अखिलेतम नबूदरी मलयालम से, और चौथा अमिताभ घोष अंग्रेजी से। तो दोस्तों 2021 की बात करें तो वो किसे दिया गया है, 2021 का कोंकणी जो लेखक है दामोदर माऊजी को दिया गया। दूसरा 2020 का जो दोस्तों वो किसे दिया गया है, वो नीलमणि फूकन असमिया भाषा के लिए दिया गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अखितम नबूदरी मलयालम है, इनको दिया गया 2019 का अखितम नमूदरी मलयालम को दिया गया। जबकि 2018 में अब तक के अंग्रेजी में एकमात्र इतिहासकार हैं जिन्हें ये ज्ञानपीठ साहित्य पुरस्कार मिला, तो हम कहते हैं अमिताभ घोष को मिला है। यानी अंग्रेजी में अमिताभ घोष को मिला 2018 में, 2019 में अखितम नमूदरी को मलयालम के लिए, 2020 में नीलमणि फूकन को असमिया के लिए, और दामोदर माऊजी को कोंकणी भाषा के लिए 2021 का क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। दोस्तों 1961 में जो स्थापना हुई है वो साहू शांति प्रसाद जैन
की स्मृति में ये जो पुरस्कार है ये क्या किए थे, प्रारंभ किए गए थे। और इसका जो प्रथम पुरस्कार है 1965 में शंकर क्रूप को दिया गया है। पहला जो है वो 1965 में शंकर क्रूप को क्या किया गया था, प्रदान किया गया था। और